हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र मैथ्स पर, जिस पर हमने क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था और जिसमें पिछली वीडियोस के माध्यम से हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके बाद हम अगला टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चयों के प्रकार को पढ़ना शुरू करते हैं और जिसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को 1.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, जिनको मैं पहले एक एक करके सभी को यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद सभी को एक एक करके बेसिक से समझते हुए इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स का पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप है टाइप नंबर 2, जिसको बोलते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर सिंगलटन सेट। सिंगलटन, ठीक है। और इसका टाइप नंबर 3 है परिमित या अपरिमित समुच्चय, ठीक है। टाइप नंबर 3 परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप है टाइप नंबर 4, जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है समान समुच्चय। जिसका नाम क्या है? समान समुच्चय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वल सेट, ठीक है। और इसका लास्ट 5 नंबर टाइप है जिसका नाम है समतुल्य समुच्चय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो ये सभी समुच्चय के वो प्रकार हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। एक फिर इस पर 2 मिनट के लिए नजर डालिए, फिर उसके बाद हम इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1 जिसका नाम है रिक्त समुच्चय। तो टाइप्स ऑफ सेट का पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। उसको समझते हैं पहले, यानी कि रिक्त समुच्चय हमारा होता क्या है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय हमारा क्या होता है उसको पहले समझिए। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं होता है उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर देता हूं। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको फाई या फिर खाली ब्रैकेट से प्रदर्शित करने, यानी कि या तो इससे प्रदर्शित करते हैं या फिर इसको इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके ये 2 सिंबल हैं जिनसे हम रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। और इसके बाद इसी के कुछ एग्जांपल, नंबर 1 है इसका एग्जांपल।
इसका एग्जांपल एक है जिसमें बोला है a बराबर x सच दैट x किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है इसका जिसमें बोला है b बराबर एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें बोला है b बराबर x सच दैट x b बराबर x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 व 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। ठीक है, इसमें तीसरा एग्जांपल है इसका x सच दैट x मतलब c बराबर x सच दैट x 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2 और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और एग्जांपल हैं जिनको अगली स्लाइड में हम समझेंगे, तब तक के लिए इन्हें समझते हैं। एग्जांपल नंबर एक जिसमें बोला है x सच दैट x किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। यानी कि उच्च माध्यमिक कक्षा में कक्षा 11 और 12 दोनों शामिल होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 5। ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें बोला है b बराबर x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 व 11 दोनों कक्षा 10 व 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो क्या ऐसा संभव है कि एक ही छात्र एक ही समय में 2 कक्षाओं में अध्ययन कर सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा जो होता है क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं रिक्त है, यानी कि इक्वल टू 5। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल 3 देखिए इसे, जिसमें बोला है c बराबर x सच दैट 1 इज लेस देन x और x 2 से छोटा है। यहाँ पर एक हमारा x से छोटा और x भी हमारा 2 से छोटा है, और बोला है इसमें x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है हमारी? प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 ऐसी चलती रहती हैं अनंत तक। तो इसमें क्या ऐसा संभव है कि 1 और 2 के बीच में कोई हमारी प्राकृतिक संख्या है? तो ऐसा संभव नहीं है कि हमारे 1 और 2 के बीच में प्राकृत संख्या होगी। तो ये वाला क्या है, हमारा एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारा रिक्त है, यानी कि रिक्त है इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर, जिसके बाद एग्जांपल नंबर 4 जिसमें बोला है d बराबर x सच दैट, लिख देता हूं साथ ही साथ, जिसमें बोला d बराबर x सच दैट x स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0 x एक परिमेय संख्या है। अगला एग्जांपल है 5 जिसमें बोला है e बराबर x सच दैट x संख्या यानी कि 2 से बड़ी एक अभाज्य संख्या है। x 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला एग्जांपल है 6 जिसमें बोला है f बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हैं जिनमें भी हम रिक्त समुच्चय को फाइंड करेंगे, कौन सा छांटेंगे, कौन सा रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो चलिए
एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें बोला है डी बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एक हमारी क्या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकलती है। तो एक्स की वैल्यू इस -2 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 2 हो जाएगा। और इसमें एक्स से स्क्वायर खत्म करने के लिए इसको दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स बराबर √2। तो x की वैल्यू √2 आएगी, जो कि ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। और इसमें बोला है x एक परिमेय संख्या है और √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए ये वाला एग्जाम्पल क्या है, हमारा एक रिक्त समुच्चय है, इसको बोल देंगे रिक्त है, = 5। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पर चलिए 5 पर, जिसमें बोला है e बराबर x सच दैट x 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे पहले वो देखिए, जैसे कि अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 से शुरू होती है। ठीक है, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17, इसी प्रकार से अभाज्य संख्याओं की सीरीज आगे बढ़ती जाती है, जिसमें केवल 2 एक हमारी ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, जिसके बाद एक भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो हमारी सम हो। इसलिए ये वाला जो 5 नंबर का एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ी एक भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला समुच्चय क्या है, एक हमारा रिक्त समुच्चय है, रिक्त है। ठीक है, = 5 बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल पर 6, जिसमें बोला है f बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4 x एक विषम संख्या है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका वर्ग करने पर 4 आए, तो वो हमारी संख्या है -2 +2। x की ये दो वैल्यू होंगी जिनका हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर इनका जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, जो कि हमारी क्या है, सम संख्या है। और इसमें बोला है x एक विषम संख्या है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, रिक्त, इसको लिख देता हूं मैं, रिक्त है, रिक्त है, तो = 5। ठीक है, तो ये थे वो सभी एग्जाम्पल जिनके माध्यम से हमने रिक्त समुच्चय को समझा कि रिक्त समुच्चय आखिरकार होता क्या है। इसके बाद चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 2, जिसमें बोला, जिसका नाम है एकल समुच्चय। तो चलिए चलते हैं उस पर। टाइप नंबर 2 पर जाने से पहले रिक्त समुच्चय के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिख देता हूं इंपोर्टेंट पॉइंट। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है उनको समझिए। जिसमें पहला पॉइंट है, यदि कोई भी समुच्चय है, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी समुच्चय है और इसके अंदर हमारा 0 अवयव है, तो 0 अवयव है तो ये हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये = 5, क्योंकि इसमें एक अवयव उपस्थित है, इसलिए ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। और अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, यदि कोई इस प्रकार से अवयव समुच्चय है, तो जिसका अवयव हमारा 5 है, तो ये भी हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसका अवयव एक 5 है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है 3, जिसमें इस प्रकार से सेट बना होगा जिसके अंदर खाली ब्रैकेट मंझला कोष्ठक उपस्थित होगा, तो ये भी हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सेट बाहर वाला है और इसके अंदर एक और सेट उपस्थित है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, = 5। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टाइप पर। टाइप नंबर 2, एकल समुच्चय, जिसका नाम है एकल समुच्चय। टाइप नंबर 2, एकल समुच्चय, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट क्या होता है उसको समझिए, यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही सेट उपस्थित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल यानी कि एकल सेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। ऐसा समुच्चय जिसमें जिसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित हो। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव उपस्थित हो उसको हम एकल या सिंगलटन सेट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल भी समझ लीजिए साथ ही साथ। पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें बोला है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स माइनस के 2 बराबर 3। और बी दूसरा एग्जाम्पल है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो 4 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। तो चलिए सॉल्व करिए इन्हें। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू 5 आएगी, तो जिस प्रकार से ये सेट बन जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले सेट में केवल और केवल एक ही अवयव उपस्थित है, वो है 5। तो ये क्या है, हमारा एक सिंगलटन सेट है। अगला एग्जाम्पल है b बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो जिसकी वैल्यू हमारी 4 से बड़ी और 6 से छोटी है। तो 4 से बड़ी और 6 से छोटी एक ही वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 5। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, और इसका सेट बनाएंगे तो ये बन जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से इसमें अभी केवल एक ही अवयव उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक एकल समुच्चय है। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पर। तो अगला टाइप है टाइप नंबर 3, जिसका नाम है परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो यहां पर लिखता हूं 3 नंबर टाइप, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं उनको समझिए, यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी कि जिनको गिना जा सके, वो हमारा क्या है, एक परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सके उसको वह वह समुच्चय हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूं, जिनको गिना जा सके। ठीक है, निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। और अन्यथा अपरिमित कहलाता है, अन्यथा अपरिमित कहलाता है। तो यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी कि जिन अवयवों को गिना जा सके, वो हमारा क्या है, एक परिमित समुच्चय होगा। और जिस समुच्चय के अवयवों को गिना नहीं जा सके, यानी कि जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती हो, जिसके अवयवों की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती हो, वो हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल को देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे। परिमित और अपरिमित समुच्चय के एग्जाम्पल को समझते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है W बराबर एक्स सच दैट एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। ठीक है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें बोला ए बराबर एक्स सच दैट एक्स
एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का समुच्चय है। अगला एग्जांपल है 3 जिसमें बोला है b बराबर एक्स सच दैट एक्स किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। ठीक है। अगला एग्जांपल है 4 जिसमें बोला है c बराबर जिसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स यानी कि एक्स सच दैट एक्स सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है। तो ये वो सभी एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से हम परिमित और अपरिमित समुच्चयों को समझेंगे। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर एक जिसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। यानी कि सप्ताह के दिन कौन कौन से होते हैं हमारे? पहला दिन होता है हमारा मंडे, दूसरा होता है हमारा ट्यूसडे, तीसरा होता है हमारा वेडनेसडे, अगला दिन होता है हमारा थर्सडे। ठीक है। अब होता है हमारा फ्राइडे, उसके बाद होता है हमारा सैटरडे और लास्ट होता है हमारा संडे। तो ये सप्ताह के दिनों का जो समुच्चय है इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है जिनको हम गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या है परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हमारा परिमित समुच्चय है, इसको लिख सकता हूं मैं यहाँ पर परिमित है। ठीक है। क्लियर है। अगले एग्जांपल पर चलते हैं जिसमें बोला है एग्जांपल नंबर 2 ए बराबर एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0 के मूलों का समुच्चय है। एक्स बराबर इसके जब एक्स के जो मूल निकालेंगे वो आएगा यहाँ पे एक्स बराबर इसको ले जाएंगे इधर तो ये पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 16 तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आएगी -4 और +4। तो ये इसकी दो वैल्यू हैं जिनका हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 16 आएगी। तो इसलिए इसका जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा हमारा ए बराबर इसका जो रोस्टर रूप बनेगा -4, +4 जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये वाला समुच्चय हमारा क्या है परिमित समुच्चय है। ठीक है। इसको यहाँ पर लिख सकता हूं मैं परिमित है। ठीक है। चलते हैं अगले एग्जांपल पर 3 पर। एग्जांपल नंबर 3 जिसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स किसी रेखा पर उपस्थित यानी किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का एक समुच्चय है। यानी कि यदि मैं कोई यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ करता हूं और जिस पर इस प्रकार से मैं बिंदुओं को पॉइंट आउट करता हूं तो यहाँ पर किसी भी रेखा पर पहली बार तो किसी भी रेखा की लंबाई अनंत होती है, उसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस पर जो भी बिंदु आएंगे वो अनंत आएंगे। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला समुच्चय क्या है एक हमारा अपरिमित समुच्चय है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अपरिमित है ठीक है। क्लियर है। अगले एग्जांपल पर चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 जिसमें बोला है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो विषम प्राकृत संख्या हमारी होती है 1 से लेकर 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 9 इसी प्रकार से आगे चलती जाती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसका जो समुच्चय बनेगा रोस्टर रूप ये बनेगा 1, 3, 5, 7 इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो इसमें जो भी अवयव आएंगे वो सभी अनंत तक जाएंगे। इसलिए हम इस कह सकते हैं कि ये वाला समुच्चय हमारा क्या है एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं अपरिमित है ठीक है। क्लियर है।
नोट डाउन करिए। तो ये था परिमित और अपरिमित समुच्चय। इसके बाद अगले टाइप पर चलते हैं जिसका नाम है समान समुच्चय। ठीक है, समुच्चय के प्रकार का अगला प्रकार है नंबर 4 जिसका नाम है समान समुच्चय। तो यहां पर लिखता हूं मैं नंबर 4 समान समुच्चय। इसको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट हमारा क्या होता है, यानी कि समझिए इसको जरा, जिसमें यानी कि एक प्रकार से मानिए हमारे दो समुच्चय हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर समझिए, यानी कि एक समुच्चय ये हमारा ए बराबर, ठीक है, इसके अवयव हैं, इसके अंदर कुछ भी कोई भी अवयव हो सकते हैं। और दूसरा समुच्चय है हमारा बी बराबर, ठीक है। तो अवयव मैं इसमें डाल देता हूं ए कॉमा बी सी कॉमा डी। तो इसमें ये अवयव है 4 और इसके अवयव हैं ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा बी, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समुच्चय हमारे क्या है, समान समुच्चय हैं। इसमें इनके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इसमें क्रम से लिखे हैं ए बी सी डी और इसमें लिखे हैं ए सी डी बी, तो ये अवयव आगे पीछे लिखे हो सकते हैं लेकिन समान होने चाहिए। मतलब ए यदि इसमें उपस्थित है तो इसमें भी होना चाहिए और बी यदि इसमें उपस्थित है तो इसमें भी होना चाहिए। सी अगर इसमें उपस्थित है, डी इसमें भी डी उपस्थित होना चाहिए। इसी प्रकार से मतलब प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में अवयव उपस्थित होना चाहिए। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो समुच्चय हमारे समान समुच्चय होंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को समझिए जरा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए जरा डेफिनेशन। यानी कि दो समुच्चय, यहां पर लिखा हूं दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय होंगे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो, ठीक है। तो दो समुच्चयों के समान होने की कंडीशन ये इस प्रकार है। इसको निरूपित कैसे करेंगे, तो निरूपित करने के लिए समझिए जरा, यानी कि यदि दो समुच्चय हमारे, निरूपण समझिए, इसका निरूपण किस प्रकार करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, यानी ए कॉमा बी समान समुच्चय हैं, तो इसको हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट है ए कॉमा बी समान समुच्चय नहीं है या असमान है, समान नहीं है या असमान है, असमान है। तो इसको किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो इसको लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो यदि दो समुच्चय हमारे समान है तो उसको ए इक्वल टू बी से निरूपित करेंगे, और यदि वो दो समुच्चय समान नहीं है तो उसको ए नॉट इक्वल टू बी से निरूपित करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला टॉपिक है समान समुच्चय के एग्जाम्पल, चलते हैं उस पर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, समान और असमान होने की समुच्चय, दो समुच्चयों की कंडीशन होती है हमारी ए बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो यहाँ पर बी बराबर होगा ए सी बी कॉमा डी, ठीक है। यदि ये दोनों समुच्चय हमारे समान हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए इक्वल टू बी, ठीक है।
इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 5, जिसका नाम है समतुल्य सेट, ठीक है। समतुल्य सेट, टाइप नंबर 5 जिसका नाम है समतुल्य सेट, उसको समझते हैं समतुल्य समतुल्य समुच्चय, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। समतुल्य समुच्चय क्या होता है उसको समझिए, यानी कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, यानी कि एग्जांपल के माध्यम से समझिए, यानी एक समुच्चय हमारा ए और दूसरा समुच्चय हमारा बी, ठीक है। यानी ए के समुच्चयों की संख्या है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और बी के समुच्चयों की संख्या है ए, बी, सी, डी, ठीक है। ए के अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और बी के अवयव हैं ए, बी, सी, डी। तो समतुल्य होने की कंडीशन क्या होगी? तो समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 इनकी काउंटिंग, और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या यदि समान है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी हमारा क्या है, समतुल्य समुच्चय हैं, ठीक है। तो इन दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या समान है, क्योंकि इसमें भी 4 अवयव हैं और इसमें भी 4 अवयव हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों हमारे समान समुच्चय हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के माध्यम लिख देता हूं यहां पर, उसके अनुसार समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए, डेफिनेशन है, दो समुच्चय ए तथा बी समतुल्य होंगे, समतुल्य होंगे यदि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या कॉमा समुच्चय बी के अवयवों की संख्या बराबर हो। तो दो समुच्चयों के समतुल्य होने की कंडीशन ये है, यानी कि अवयवों की संख्या समान हो, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल थोड़ा सा, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं, अर्थात नंबर ऑफ सेट ए बराबर नंबर ऑफ सेट बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, ठीक है। इनके अवयवों की संख्या समान होगी, इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं। इसका एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, इसका एग्जांपल है ए बराबर और ये बी बराबर, ठीक है। दो सेट हैं, वही वाला एग्जांपल सेट कर लीजिए यहाँ पर। इसके अवयव हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। और इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्लियर है? तो इसको डिनोट करते हैं ए बी समतुल्य, ए सेट ए और बी समुच्चय, यहाँ पर लिखिए समुच्चय ए कॉमा बी समतुल्य है, समतुल्य समुच्चय है। इसको, और यदि कोई दो समुच्चय समतुल्य हैं तो इस प्रकार से ये सिमिलर का निशान चिन्ह लगाकर इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ऊपर। यदि दो हमारे समुच्चय समतुल्य हैं, उसको इस वाले सिमिलर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे समुच्चयों के प्रकार, जिनको हमने अच्छे से समझते हुए कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके बाद चलते हैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
तो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है एग्जांपल जिसमें एग्जांपल एक है, पहला एग्जांपल है जिसमें बोला है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, यानी समुच्चयों को छांटना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कौन परिमित है कौन अपरिमित। इसकी हेडिंग है कौन परिमित है और कौन अपरिमित, कौन अपरिमित। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल फर्स्ट है जिसमें बोला है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस के 1 और एक्स माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, अगला एग्जांपल है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स, जिसमें है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन और बोला है एन स्क्वायर बराबर के 4। ठीक है, और अगला है 3 नंबर है अगला, जिसमें बोला है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन और जिसमें बोला है 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और अगला एग्जांपल है 4, जिसमें बोला है डी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन और बोला है इसमें x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अगला एग्जांपल है इसमें पांचवा, जिसमें बोला है ई बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन और x विषम संख्या है, x विषम संख्या है। ठीक है, तो एग्जांपल 1 में ये एग्जांपल हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे, जिसमें परिमित और अपरिमित को छांटना है। ठीक है, परिमित और अपरिमित को छांटना है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट को, जिसमें बोला है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। एन बोले तो नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स एक ऐसी संख्या है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, यानी नेचुरल नंबर में से यहाँ पर ली गई है। ठीक है, और जहां पर यह समीकरण दिया गया है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू +1 आएगी और दूसरी x की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेंगी, तो x बराबर 1,2। ठीक है, तो इसका जो रोस्टर रूप बनेगा वो बनेगा a बराबर 1,2। ठीक है, तो इसमें अब देखिए इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, यानी कि 2 ही अवयव हैं इस समुच्चय में, तो कह सकते हैं कि ये वाला सेट जो है हमारा क्या है, एक परिमित समुच्चय है, परिमित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले एग्जांपल पर, जिसमें बोला है अगला एग्जांपल बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 दी रखी है, तो 4 दे रखी है, तो जिसमें x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमारा 4 आएगा, तो x की ऐसी 2 वैल्यू हैं, यानी कि एक तो -2 है और दूसरी है हमारी +2। ठीक है, इन दो का स्क्वायर करने पर, इन दो वैल्यूओं का स्क्वायर करने पर x की जो वैल्यू, इनका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी 4 होगी। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दी गई है x एक हमारी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे यहाँ से समझिए जरा, 1 2 3 4 इसी प्रकार से चलते रहते हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर सभी के सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनमें नेगेटिव का कोई भी रोल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर इस -2 को छोड़ देंगे और जो बचा पॉजिटिव 2, इसका हम सेट बनाएंगे रोस्टर रूप। तो इसको लिख सकता हूं मैं b बराबर इस प्रकार से मैं इसको रोस्टर रूप में लिख सकता हूं, जिसमें एक ही अवयव है, और कह सकते हैं कि हम ये वाला जो सेट है, कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक परिमित समुच्चय है, परिमित है। ठीक है, क्लियर है भाई, ओके डन। चलिए अगले एग्जांपल पर, जिसमें बोला है c बराबर x सच दैट x बिलोंग टू n और यहाँ पर ये समीकरण दे रखा है 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 2x, इस -1 को इधर ले जाने पर पॉजिटिव हो जाएगा 1। ठीक है, और x की जो वैल्यू निकलेगी x बराबर 1/2। तो आप लोग ये बताइए मुझे कि 1/2 क्या एक हमारा नेचुरल नंबर है? ऐसा संभव है क्या कि कोई भी आधा नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? तो नहीं, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये हमारा नेचुरल
ये सेट हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं ये हमारा रिक्त समुच्चय है, तो इसको कह सकते हैं रिक्त है। ठीक है, रिक्त है। ठीक है, इक्वल टू 5। और एक यहाँ पर नोट करके लिखना जरा कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय हमारा एक परिमित समुच्चय होता है। इसलिए ये वाला जो सेट है हमारा, ये भी हमारा क्या है, एक परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगले एग्जांपल पर, एग्जांपल 4, जिसमें बोला है डी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। ठीक है, बिलोंग टू एन, जिसमें बोला एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, के बाद 3, 5, 7, के बाद 11, 13, इसी प्रकार से ये क्रम आगे चलता जाता है अनंत तक। और कह सकते हैं कि जिसके आधार पर इस मतलब इस सीरीज के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वाला समुच्चय एक हमारा अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, इनफाइनाइट समुच्चय है। ठीक है, कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अपरिमित है, अपरिमित। क्लियर है, डन। चलिए अगला एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, लास्ट नहीं है मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जांपल है, जिसमें बोला है ई बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। और एक्स क्या है, एक हमारी विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर विषम संख्या की सीरीज कौन सी होती है हमारी? विषम की जो सीरीज होती है वो होती है हमारी 1, 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार से ये चलती रहती है। तो इस सीरीज के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, एक हमारा क्या, ये वाला जो सेट है, तो एक हमारा अपरिमित सेट है, अपरिमित है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 2 पर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें बोला है समान युग्म को छांटिए। मतलब तो देखिए जरा क्या बोला है इसमें, एग्जांपल नंबर 2, इसमें है, इसकी हेडिंग है समान युग्म, युग्मों को छांटिए, छांटिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल है, सेट है, जैसे कि ए बराबर जो एक सेट है, ए बराबर है 0। ठीक है, और इसमें बी बराबर सेट है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन 15 और एक्स इज लेस देन 5। ठीक है, सी बराबर है एक्स सच दैट एक्स माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो डी बराबर अगला सेट है, यहाँ पर डी बराबर है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, अगला सेट है ई बराबर एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 बराबर 0। 0 का एक धन पूर्णांक मूल है, का एक धन पूर्णांक मूल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में ये सभी सेट शामिल हैं जिनमें से हमें समान सेट को छांटना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए। तो चलिए समझिए, जिसमें पहले इन सभी सेट्स को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद सभी को छांटेंगे कौन समान है और कौन असमान है। ठीक है, तो ये तो रोस्टर रूप है ही, तो अगला बी का रोस्टर रूप होगा, बी का रोस्टर रूप होगा, क्योंकि पहले ये देखिए जरा, यानी कि कोई भी संख्या हमारी 15 से तो बड़ी है यहाँ पर, और उसी संख्या को बोला है ये हमारी 5 से छोटी है। क्या ऐसा संभव है कि कोई संख्या हमारी 15 से तो बड़ी है, 15 से तो बड़ी है लेकिन 5 से छोटी हो? तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, हो सकता। इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, इक्वल टू 5, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगला है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी 5 आएगी, तो इसका रोस्टर रूप बन जाएगा, ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। अगला है डी का, तो यहाँ पर डी के जो एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी, एक तो माइनस के 5 और दूसरी प्लस के 5, तो उसका रोस्टर रूप बनेगा माइनस के 5 कॉमा प्लस के 5। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बोला है समीकरण दे रखा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, -2, तो इसका -2, तो
5,3, ये माइनस ये प्लस। तो यहाँ पर जो इस वाले समीकरण के दो मूल जो आएंगे वो होंगे x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे पूरी तरीके से। वैसे मूल तो इसके यही आएंगे, एक पेरा सॉल्व करके देखिए जरा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बोला है इसमें माइनस के 2x माइनस के 15 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। तो इसको तोड़िए, यहाँ पर माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस के 15 बराबर 0। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिनका मल्टीपल तो 15 आए और उनका जोड़ जो है का माइनस के 2 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन, यहाँ से भी कॉमन लीजिए। तो यहाँ से x कॉमन लेने पर आएगा x माइनस के 3। ठीक है, और यहाँ से जब हम प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस के, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, x माइनस 5 प्लस 3। तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस 3 और x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से जो x की जो दो वैल्यू निकलेंगी मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ इस बार। एक तेरा x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी यहाँ से माइनस 3। और इसी प्रकार x माइनस 5 को जब 0 के बराबर में रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस 5 आएगी, प्लस के 5। तो x की ये जो दो वैल्यू निकलेंगी, तो इसमें बोला है एक धन पूर्णांक मूल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव 5 को हम यहाँ से उठाएंगे और इसका रोस्टर रूप जो बनेगा इसका वो बनेगा 5, क्योंकि इसमें धन पूर्णांक की बात की गई है, इसलिए हम नेगेटिव वाले को यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका रोस्टर रूप बन गया। अब इनमें छांटिए कि कौन सा सेट समान है और कौन सा असमान है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए जरा कौन सा सेट समान है और कौन सा असमान है। पहले सेट ए को बी से कंपेयर करो, ए को बी से कंपेयर करो। ए में एक अवयव उपस्थित है वो है 0। ठीक है, और बी हमारा एक क्या है, एम्प्टी सेट है जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो ए और बी हमारा क्या है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, समान सेट नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है। अब इसी प्रकार से इस ए को यहाँ सी से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर ए में एक अवयव 0 उपस्थित है और बी में एक अवयव 5 उपस्थित है। ठीक है, तो ये समान सेट की डेफिनेशन को परिभाषित नहीं करता है। तो इसलिए ये ए और सी हमारा इक्वल सेट नहीं है, यानी समान सेट नहीं है। तो ये हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो इस चलिए अगले पर इस ए का कंपैरिजन इस डी से करिए। ठीक है, डी में एक सेट उपस्थित है और ए में एक सेट उपस्थित है और डी में 2 सेट उपस्थित है, माइनस के 5 और प्लस के 5। तो इसी प्रकार से ए और डी भी क्या है, हमारा असमान सेट है, नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, अब इस ए का ही कंपैरिजन इस ई से कीजिए। ई से करने के बाद ये भी हमारा क्या है, एक नॉट इक्वल टू सेट है, इसमें 0 है इसमें 5 है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ई। क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सेट बी को पकड़िए, यहाँ पर सेट बी को पकड़िए, सेट बी का कंपैरिजन सी से कीजिए। ठीक है, सी बी हमारा एक एम्प्टी सेट है और इसमें एक अवयव 5 उपस्थित है। तो ये भी हमारा क्या है, एक नॉट इक्वल टू सेट है, यानी बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब बी का कंपैरिजन डी से करिए। डी से करने के बाद ये भी हमारा नॉट इक्वल है, तो बी नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, क्लियर है। अब बी का कंपैरिजन ई से करने पर भी ये भी हमारे नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं बी नॉट इक्वल टू ई। ठीक है, अब सी का कंपैरिजन डी से कीजिए। सी का कंपैरिजन डी से, ये भी हमारा नॉट इक्वल टू, मतलब सी का अवयव ए में डी में तो उपस्थित है लेकिन डी का अवयव सी में उपस्थित नहीं है, तो इसलिए ये भाई हमारा क्या होगा, असमान सेट होगा, यानी नॉट इक्वल टू
डी। अब सी का कंपैरिजन ई से कर कीजिए, जिसमें इसमें भी 5 उपस्थित है और इसमें भी 5 उपस्थित है, तो हमारा C इक्वल टू ई हो जाएगा, C इक्वल टू ई। ठीक है, और देखते हैं। अब बचा डी। अब डी का कंपैरिजन ई से करने पर वही कंडीशन है, इसमें ये भी हमारा डी नॉट इक्वल टू ई होगा। तो इसमें एक ही जोड़ा ऐसा निकला है जो हमारा समान है, वो है हमारा ई इक्वल टू सी। ठीक है, यानी कि ये सी और ई दो ही ऐसे सेट हैं जो समान है। ठीक है, क्लियर है? चल, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो चलते हैं अगले एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 जिसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन समान है कौन असमान, यानी कि एग्जांपल नंबर 3 में भी हमें समान और असमान छांटना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ कौन समान है या कौन समान है, बस इतना ही है, कौन समान है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल नंबर पहला है जिसमें एक सेट है एक्स बराबर ए बराबर एक शब्द है ए डबल एल ओ वाई के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, इसी में दूसरा सेट है जिसमें दिया है शब्द लोयल एल ओ वाई ए एल के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो इन और इसी में दूसरा एग्जांपल है जिसमें सेट है पहला ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, वो सॉरी एन है यहाँ पर इस बार, स्मॉल एन सच दैट एन बिलोंग टू जेड, कैपिटल जेड, ये कैपिटल जेड है, जहाँ एन स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 4 है। ठीक है, और इसी में दूसरा सेट है बी बराबर, दूसरा सेट है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, आर बोले रियल नंबर, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। तो ये कुछ ये एग्जांपल और हैं, इनमें भी हमें समान और असमान को छांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में लिखिए सभी को, और फिर उसमें छांटिए कि कौन समान है कौन असमान है। ठीक है, तो चलिए इस वाले का रोस्टर रूप बनाइए। तो यहाँ पर ए होगा, ठीक है, ए पहला लेटर ए उठाइए, उसके बाद एल उठाइए, एल के बाद अगले एल को इसको छोड़ दीजिए, दूसरे वाले एल को इसको, क्योंकि एक एल हमने पहले ले लिया है इसलिए दूसरे वाले को छोड़ेंगे, फिर अगला लेटर ओ, ठीक है, और उसके बाद वाई, ये इसका रोस्टर रूप बन जाएगा। फिर दूसरा है बी वाला, इसका रोस्टर रूप होगा हमारा बी बराबर एल ओ वाई, ठीक है, वाई के बाद ए, और ये एल को यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि एल को हमने पहले से ही ले लिया है। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करने पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले एग्जाम्पल पर, जिसमें इसका रोस्टर रूप बनाइए। पहले इसका जो रोस्टर रूप बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है क्यों x मतलब n एक ऐसी संख्या है जिसका हम यदि स्क्वायर करें या तो उसकी वैल्यू स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू या तो 4 के बराबर आएगी या 4 से छोटी आएगी। तो n की ऐसी कितनी वैल्यू संभव हो सकती है, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं n बराबर, ठीक है, n की यदि हम 0 का स्क्वायर करें तो 0 का स्क्वायर भी हमारा 4 से छोटा होता है, 0 के बाद 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर भी हमारा 4 से छोटा होता है, और 2 का स्क्वायर करें तो हमारा 4 के बराबर होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में 2 4 के बराबर ही दे, मतलब 4 तक ही लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने पर हमें 4 मिल जाएगा, तो इसलिए 2 से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब नेगेटिव वैल्यूज में चलते हैं, उसमें कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमारी 4 से छोटी रहेगी, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी भी वैल्यू हमारी 4 से छोटी रहेगी। ठीक है, तो इन सभी का रोस्टर रूप बनाने पर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर रोस्टर रूप यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका रोस्टर रूप यहाँ पर ए बराबर
माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2। ठीक है, अब ये b बराबर दे रखा है रियल नंबर, ये समीकरण दे रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएंगी वो आएगी 2, 1। ठीक है, 1, 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए पूरा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1 प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 2, और यहाँ से माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा तो x माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो प्लस के 1 और दूसरी माइनस के 1। तो वही मैंने लिखा था पहले भी, x बराबर 1, 2। इसका जो रोस्टर रूप बनेगा, तो इसका जो रोस्टर रूप बनेगा वो होगा b बराबर 1, 2। ठीक है, अब इसमें हमें ये छांटना है कि क्या ये दोनों समुच्चय हमारे समान समुच्चय हैं। ठीक है, देखिए जरा, तो ये दोनों हमारे समुच्चय समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि b का प्रत्येक अवयव a में तो उपस्थित है, लेकिन इस a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू b है, यानी कि ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो जिसमें हमने अभी तक टाइप्स ऑफ सेट को समझ लिया और उसी के कुछ एग्जाम्पल को भी समझ लिया, जिसके बाद अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।